सभी को मेरा नमस्कार एवं शुभ संध्या। IFPH द्वारा आयोजित हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला के 1164वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं होम्योपैथिक जगत के एक प्रतिभाशाली शिक्षाविद, शोधकर्ता एवं चिकित्सक डॉक्टर पिंटू श्रीवास्तव। डॉक्टर पिंटू श्रीवास्तव BHMS MD एवं PhD योग्यताधारी चिकित्सक हैं। उन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय से BHMS तथा BRA बिहार विश्वविद्यालय से MD होम्योपैथी की उपाधि प्राप्त की है। इसके पश्चात उन्होंने PhD पूर्ण कर चिकित्सा एवं शोध के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। वर्तमान में वे दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, फैकल्टी ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, आगरा में एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 6 वर्षों से अधिक का शिक्षण अनुभव प्राप्त है तथा वे मानव शरीर रचना विज्ञान एवं होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र के होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। इससे पूर्व वे कामदार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज राजकोट तथा LR शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज राजकोट में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही वे सुशास्त्र यूनिवर्सिटी राजकोट में ह्यूमन एनाटॉमी विषय में के एग्जामिनर एवं पेपर असेसर भी रहे हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव का शोध एवं प्रकाशन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। उनके अनेक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हो चुके हैं। विशेष रूप से रिसर्च मेथडोलॉजी, होम्योपैथिक मेडिसिन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, टीनिया क्यूरिस मैनेजमेंट तथा वाइटल फोर्स जैसे विषयों पर उनका कार्य उल्लेखनीय है। उन्होंने राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं शोध कार्यशालाओं में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं तथा चिकित्सा अनुसंधान, सांख्यिकीय विश्लेषण, एकेडमिक प्रशासन एवं छात्र मार्गदर्शन के क्षेत्र में विशेष दक्षता रखते हैं। डॉक्टर पिंटू श्रीवास्तव का व्यक्तित्व शिक्षण, शोध, चिकित्सा सेवा एवं एकेडमिक उत्कृष्टता का अद्भुत संगम है, जो उन्हें एक प्रभावशाली वक्ता एवं प्रेरणादायक शिक्षक बनाता है। आज के इस वेबिनार में हम उनके गहन ज्ञान, शोध अनुभव एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मैं IFPH के इस पूरे मंच की तरफ से डॉक्टर पिंटू श्रीवास्तव का हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि अपना व्याख्यान आरंभ करें। डॉक्टर पिंटू श्रीवास्तव, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है शायद। हेलो। जी हेलो। हाँ, मैंने ज्वाइन कर लिया। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? हेलो, यस। हाँ जी। आवाज आ रही है मैडम? बहुत धीमी आवाज है आपकी। अच्छा, नहीं मैडम, आवाज आ रही है अब आपको? जी, आवाज आ रही है पर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? मैम आप आज की स्पीकर है मैम। यस यस। और साहनी सर से कुछ लगता है उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्योंकि हमारे मेरे इंट्रोडक्शन में पिंटू श्रीवास्तव लिखा था, जो कि मैंने पढ़ा है। मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। हमारे आज के गेस्ट का नाम पिंकी श्रीवास्तव, डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव है। नहीं नहीं, पिंटू श्रीवास्तव ही है। अच्छा, आपके पर आपके नाम पे पिंकी लिखा हुआ है। सॉरी। हाँ, अपने पिंटू श्रीवास्तव। कि मैम ओके। तो स्क्रीन आप शेयर करोगे या मैं करूँगी? अन्य नहीं है? मैम आप शेयर कर सकते हैं, आप को होस्ट हैं। आप भी शेयर कर सकते हैं मैम। तो नाउ स्टार्ट। यस मैम, प्लीज स्टार्ट। So, good evening, respected organizer, distinguished guests, faculty members, practitioners, researchers, and all participants who have joined today's webinar. It is a great pleasure and honor to be a part of this international webinar organized by the International Forum for Promotion of Homeopathy, IFPH.
I am Dr. Pintu Srivastava, MD, PhD, Associate Professor, Department of Human Anatomy, DEI, Homeopathy Medical College and Hospital, Faculty of Integrated Medicine, Ayush, Dayalbagh Educational Institute. Today, I will be speaking on agro-homeopathy, a sustainable approach in uh, agriculture. एग्रो होम्योपैथी कृषि में सतत दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड इज फेसिंग challenges such as climate changes, soil degradation, excessive use of chemicals, and environmental pollution. These challenges highlight the need for the sustainable and eco-friendly agriculture practice. So, agro-homeopathy is an emerging field that applies the principle of homeopathy to plant health and agriculture systems, aiming to improve crop crop resilience, reduce chemical dependency, and support sustainable farming. In this presentation, we will explore the concept of agrohomeopathy, its scientific basis, current research, commonly used remedies, challenges, and future prospects. I hope this session will be encouraged scientifically discussion and inspire further research in this promising field. Now, let us begin. Thank you, everybody. So, स्टार्ट करने के पहले अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द एग्रो होम्योपैथी इन आवर सोसाइटी एंड ऑल्सो फॉर द फ्यूचर। सो बिफोर गोइंग ऑन, एक कोटेशन है जो मैं आप सबको बताना चाह रही थी। एज यू नो, हेल्दी सोयल प्रोड्यूस हेल्दी प्लांट्स। अगर हमारा सोयल अगर हेल्दी है तो वो प्रोड्यूस क्या करेगा, उससे क्या होगा, प्लांट्स भी हेल्दी होगा। हेल्दी प्लांट्स नरिश हेल्दी पीपल, जिसकी वजह से पीपल जो होंगे वो भी हेल्दी होंगे, एंड हेल्दी सोसाइटी बिल्ड्स अ नेचर हेल्दी फ्यूचर, और जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूचर है आने वाला कल वो भी क्या होगा, हेल्दी होगा। सो एग्रो होम्योपैथी ऑफर्स एन इनोवेटिव अप्रोच टुवर्ड अचीविंग दिस गोल्स। अब एग्रो होम्योपैथी के थ्रू इस जो गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। नाउ, so that is a image, and then we can see the how to improve our society with the help of agro homeopathy. Now, तो टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्ट, मतलब आज का ऑब्जेक्ट क्या है जिससे हमें कुछ थोड़ा सा लर्न करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अंडरस्टैंड एग्रो होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। देन रिसर्च एविडेंस, कौन कौन से एविडेंसेस अभी हैं जो विच प्रमोट द विच सपोर्ट एंड प्रमोट द एग्रो होम्योपैथी। नेक्स्ट इज द मेडिसिन यूज, कुछ कॉमन मेडिसिन यूज है जो जिसको हमें यूज करना है। मेथोडोलॉजी, and what is a methodology for the researchers, and aesthetics, how to apply the aesthetics, and again next is the benefits and future scope. Now, last slide is the discussion question है, क्वेश्चन विद सजेस्ट आंसर। सो मुझे थोड़ा सा बहुत पता है, बाकी आप लोग भी थोड़ा सा सजेस्ट करना। वो मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं तो उसको हम इसमें जो मेरे आंसर्स हैं वो मैं इसको पुट अप करूंगी और डिस्कस करूंगी। सो इट इज ऑल द जो आप अभी बिफोर द स्टार्टिंग द लेक्चर या टॉपिक्स आपको बताते हैं कि जितनी चीजें वो रेफरेंसेस है जो अलग अलग आर्टिकल से मैंने इसमें सबमिट करने की कोशिश की है। बहुत सारे रिसर्च जो हुए हैं ऑन द एग्रो होम्योपैथी पे, तो उसको मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो नाउ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द प्रेवलेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो पहले से हो रहा है एंड उसकी वजह से क्या कंसर्न हो रहे हैं यहाँ पे, अभी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर और इसमें मैंने ये जो है ये भी रेफरेंसेस से कलेक्ट किया हुआ है। सो एस्पेक्ट देखोगे तो पहला आता है ग्लोबल कवरेज, कि जो हमारा एग्रीकल्चर हो रहा है उसका ग्लोबल कवरेज क्या है। तो 95%, मोर देन 95% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इज मैनेज अंडर कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम। जो हमारा फार्मिंग सिस्टम है वो पूरा हमारा इसके ऊपर डिपेंड हो गया 95%। उसकी वजह से क्या कंसर्न हो रहा है, हैप्पी डिपेंडेंसी ऑन द एक्सटर्नल आउटपुट। तो जितने एक्सटर्नल आउटपुट इनपुट है, सॉरी एक्सटर्नल इनपुट है उसके ऊपर हमें हम उसके ऊपर डिपेंड हो गए। नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजर यूजेस। ओवर 190 मिलियन टन्स ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज एनुअली वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड में देखोगे तो 190 मिलियंस जो है वो टन्स जो है वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सोयल। सो इट गेट द सोयल डिग्रेडेशन एंड उसका जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है।
बैलेंस खराब कर रहे हैं हम उसके थ्रू। ना नेक्स्ट इज द पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन टन्स ऑफ द पेस्टिसाइड्स यूज ग्लोबली पर ईयर जो है वो 4 मिलियन टन्स हम यूज कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जा रहा है। एंड पेस्ट रेजिस्टेंस मतलब जो पेट्स हैं वहाँ पे, उसको थोड़ी दिन के बाद वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो फिर हम उसके उसके डोजेस को हमें बढ़ाना पड़ता है। तो इट इज ऑल्सो है, तो ये मेजर कंसर्न। नाउ ऑनेस्ट इज द क्रॉप प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्रॉप की क्या प्रोडक्शन हो रहा है, देखो दैट इज हाई प्रोडक्टिविटी। अगर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी भी तो बहुत हाई हो रही है, एंड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन भी बहुत इंक्रीज हो रहा है। बट उसकी वजह से कंसर्न आगे नेक्स्ट क्या आ रहा है फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि जो फूड आ रहा है विद द मिक्स ऑफ द केमिकल्स, एंड सो इट इज कंसर्न अबाउट द हेल्थ एट फ्यूचर एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज द सोइल हेल्थ। सोइल हेल्थ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, इंटेंसिव कल्टीवेटिव प्रैक्टिस और इसी लॉस ऑफ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो लॉस हो रहा है। एंड ऑर्गेनिक मैटर वैसे भी लिविंग थिंग्स से हमें मिलता है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, तो वो हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स इसी वजह से, क्योंकि हम किल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लॉस हो रहा है। एंड बेनिफिशियल माइक्रो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द एग्रीकल्चर, वो भी एक तरह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज अ वाटर रिसोर्सेज, इंक्रीज इरिगेशन एंड एग्रोकेमिकल्स। उसकी वजह से, इरिगेशन की वजह से वाटर रिसोर्सेस हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड एंड यूट्रोफिकेशन, यानी कि जो ग्राउंड वाटर हमारा जा रहा है वो भी इसकी वजह से वाटर का जो है वो कंटेमिनेशन हो रहा है इसकी वजह से। बायोडाइवर्सिटी में देखोगे तो मोनोक्रॉपिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो पोलुनेटर्स एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हो रहे हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, कम हो रहा है। क्लाइमेटिक इम्पैक्ट, आप ओवरऑल क्लाइमेट पे देखते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसकी वजह से, जो इतने सारे हमारे एस्पेक्ट्स हैं उसकी वजह से क्लाइमेटिक इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउसेज गैस इमिशन, जो इमिशन हो रहा है वो ग्रीन हाउसेज का वो कंटिन्यू इमिट आउट हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, नेक्स्ट जो हमारा आजकल जो गर्मी हो रही है, एकदम से वेदर चेंज हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन इसकी वजह से भी इसका मेजर रोल है उसमें। ना उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि विदाउट क्लाइमेट ये सारा इकोसिस्टम है, हम एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, एक साइकिल बनती है। तो अगर ये चीजें, इन चीजों में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वहां पे, हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारे ह्यूमन हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इंक्रीज फूड अवेलेबिलिटी, फूड, जिसकी वजह से केमिकल रेसिड्यूज इन द फूड एंड वाटर। अब हम उस फूड को जो ले रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल्स के रेसिड्यूज एंड, और फूड के अंदर और वाटर के अंदर, जो हम उसको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वे में ले रहे हैं। ना इकोनॉमिक इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या हो रहा है, अब इकोनॉमिक में क्या हो रहा है कि क्रॉप बेस्ड एंड फॉर्म इनकम तो बढ़ रहा है, बट उसकी वजह से जो कॉस्ट हो रहा है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, उसका कॉस्ट जो हो रहा है फर्टिलाइजर से पेस्टिसाइड का, ग्रेजुअली उसको भी वो भी बढ़ रहा है। So that is a major concern with the practice in the conventional agriculture. Now, what is a conventional agriculture in India? अगर इसका प्रेवलेंस देख रहे हैं हम लोग, तो हमारे जो इंडिया में हम कितना डिपेंड है उसके ऊपर, तो अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर अप्रोक्सीमेट 45 to 50% ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, 45 to 50% वी आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। व्हाट इज अ मेजर फार्मिंग सिस्टम क्या है, सो इट इज अ प्रीडोमिनेंट है, हम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर ही करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो हम उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। फर्टिलाइजर्स कंजप्शन में क्या है, मोर देन हमारे अभी 60 मिलियन टन एनुअली यूज हो रहा है। कॉमन इनपुट्स क्या है, जिसकी वजह से यूरिया, डीएपी, पोटास, पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड, ये सब हम यूज कर रहे हैं। उसकी वजह से अचीवमेंट क्या हो रहा है हमें, तो फूड सिक्योरिटी एंड ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस और ज्यादा हम बढ़ा रहे हैं उसको। चैलेंजेस उसमें क्या हो रहा है, तो अगेन सेम थिंग, दैट इज अ सोइल डिग्रेडेशन। सोइल की जो अपनी खुद की सोइल की जो होनी चाहिए उसके अंदर पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, इस सब का जो रेशियो होता है वो हम उसको बिगाड़ रहे हैं। डिक्लाइन फर्टिलिटी, जिसकी वजह से फर्टिलिटी भी क्या हो रहा है, वो उस तरह से डिक्रीज हो रही है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, जिससे जो ग्राउंड वाटर है वो ऑलरेडी पोल्यूट हो रहा है। एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या हो रहा है उससे, वही केमिकल रेसिड्यू जो अभी डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर कंटामिनेशन। फ्यूचर में नीड क्या, अब इसकी वजह से हमने देखा कि ये बहुत सारे कंसर्न है जो हमारे फ्यूचर के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। उसके लिए अब हमें नीड क्या है, सो इट इज अ नीड ऑफ इको फ्रेंडली, जो हमारा जो एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए अप्रोचेस, दैट इज इको फ्रेंडली। और इन बीइंग द होम्योपैथ, हमारे पास जैसे अगर हम लोग होम्योपैथी में हमारे पास भी एक स्कोप है, जो हम प्लांट पे मेडिसिन दे के
इस एग्रीकल्चर, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकते हैं। तो दैट इज अ रोल ऑफ द आवर एग्रो होम्योपैथ। आप इसको कंपेयर करोगे तो कंपेयर में क्या करेंगे, पैरामीटर्स बहुत सारे हैं उसमें, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, एग्रोपैथी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल और एग्रो होम्योपैथी? अगर इसमें ये देखिए कि आखिर हम क्यों करना चाह रहे हैं, अगर ये हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। तो इसमें देखोगे कि इनपुट भले, हाँ ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज जो थी वो थोड़ी सी डिक्लाइन होगी, अदरवाइज बाकी चीजों में जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है इनडायरेक्टली, जो हमारे आप डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, उस इनडायरेक्टली इफेक्ट को हम कम करके डायरेक्ट जो हमारा फ्यूचर बनने वाला है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले आता है इनपुट टाइप में केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यूज करते हैं। होम्योपैथी में एक होम्योपैथी प्रिपरेशन तैयार करते हैं, हाईली उसको बोलते हैं हाईली डाइल्यूटेड मेडिसिन होती है, जो बहुत ही डाइल्यूट पार्ट में होती है, लाइक नैनो पार्टिकल्स, ऐसा हम सोच सकते हैं। अभी दैट इज, अभी कोई एविडेंस नहीं है, पूरी अच्छे से रिसर्च इस पे होना है। लेकिन हमारी, हम एज ए बीइंग होम्योपैथ हम मानते हैं कि ये नैनो होम्योपैथी नैनो पार्टिकल्स की तरह काम कर रही है, बट हमारा अभी अभी उसको दिखा नहीं पा रहे हैं, मतलब काम चल रहा है इस पे, रिसर्च पे। ओके, नाउ कॉस्ट की बात करोगे तो हाई रिकरिंग कॉस्ट, लो कॉस्ट, क्योंकि बहुत कम डाइल्यूट करके हम दो चार पिल्स को डाइल्यूट करके हर 1000 ml में इस मेडिसिन, इसको मेडिसिन डाल के और इसको हम डाइल्यूट करके बना सकते हैं। व्हाट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट? इट इज अ हाईली इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, और इन एग्रो होम्योपैथी इट इज अ मिनिमल, बहुत ही मिनिमल है। और इस पे जो होता है, अगर कन्वेंशनल करोगे तो इसमें बहुत ही हाईली इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरमेंट पर। सॉइल हेल्थ में देखोगे तो डिटेरिएट ओवर टाइम, और जितनी बार हम यूज कर रहे हैं, जितनी बार हमारा एग्रीकल्चर की जितनी फार्मिंग हो रही है, हर बार कुछ ना कुछ उसके अंदर डिटोरिएशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट सस्टेनेबल सोल मैनेजमेंट, अपने आप ये मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है। रेसिडुअल रिस्क इसमें प्रेजेंट रहते हैं, नेग्लिजिबल ना के बराबर है। बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट जो होता है वो इसमें रिड्यूस हो जाता है, इसमें ये इको फ्रेंडली है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे प्लांट्स के अंदर भी स्ट्रेस आता है, वो एक्चुअली में, क्योंकि वो सब्जेक्टिव सिम्टम नहीं दे पाता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स के बेस पे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस लाइक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, अभी बारिश होना चाहिए था और एकदम से धूप आ गया, सो ड्राफ्ट की कंडीशन आ गई। सो इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट और भी है बायोलॉजिकल एंड। तो इस तरह के मैनेजमेंट क्या होता है, सो कैसे कर पा रहे, केमिकल इंटरवेंशन हो रहा है वहां पे, हम क्या करेंगे, वाइटलिटी बेस्ड स्टिमुलेशन। अब हम यहाँ पे जैसे होम्योपैथी हम काम कराते हैं वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करा के डिजीज को ओवरकम करते हैं, सेम हमारे यहाँ का भी प्रिंसिपल है कि प्लांट के अंदर जो वाइटलिटी है, जो रेजिस्टेंस पावर है अगेंस्ट द, ये मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड फॉर द डिसीज, उसको हमें सिर्फ स्टिमुलेट करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, सो दैट इट कैन ओवरकम द कंडीशन। सस्टेनेबिलिटी देखोगे तो दैट इज अ मॉडरेट है, इसके अंदर ये हाई पोटेंशियल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो फार्मिंग है दैट इज लिमिटेड है, और ये क्या है, हाईली कंपेटेबल है। रिसर्च स्टेटस क्या है, अब इनका कन्वेंशनल में तो वेल स्टेबलाइज्ड है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इमर्जिंग फील्ड रिक्वायरिंग फर्दर वैलिडेशन, ये रिसर्च चल रहा है अभी। नाउ नेक्स्ट, देखो ये अगर ये सब ओवरऑल हम देखते हैं तो कन्वेंशनल और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दोनों, तो कन्वेंशनल में देखते हैं कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन तो नो डाउट ये बढ़ाता है, बट इट इज लॉन्ग टर्म कन्वेंशनल एंड इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस हैव क्रिएटेड एन अर्जेंट नीड फॉर द सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव अप्रोच सच एज एग्रो होम्योपैथी। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट में और इकोलॉजिकल जो हो रहा है उसमें कंडीशन ऐसा डेवलप कर रहा है जिसकी वजह से अर्जेंट नीड हो रहा है कि हम इसको ओवरकम करें, उस चीजों से थोड़ा दूर हो और अपनी एग्रो होम्योपैथी यूज करें। ठीक है, तो ये कुछ रेफरेंसेस है, थोड़ा ऊपर जितने भी प्रेवलेंस दिए थे उसके है, उसको मैंने थोड़ा सा बीच में ऐड कर दिया है। तो हम ये देख सकते हैं 2024 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारे रिपोर्ट तैयार किए थे। नाउ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम विच इज ऑल्सो पब्लिश 2024, and World Bank Agriculture and Food Overview, which is also published 2024। Now ये 2024 एंड 23 के रिपोर्ट्स है, आर्टिकल्स है जिसके अंदर ये सारी चीजें दी होती। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर की। चैलेंजेस की बात करोगे तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फैक्टर है जिसके ऊपर हमें ध्यान देके इसके अकॉर्डिंग हमें होम्योपैथी मेडिसिन को सेलेक्ट करना है। सबसे पहला क्या है हमारा आता है इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं लाइक सोयल डिग्रेडेशन बिकॉज यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स, वाटर पोल्यूशन, वो भी दैट इज द सेम कंडीशन,
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो क्लाइमेट चेंज तो हमने किया है क्योंकि हमने ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन डेवलप की है ना। तो सेकंड देखोगे, इकोनॉमिक चैलेंजेस में क्या आएगा, राइजिंग इनपुट कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ रहा है। डिपेंडेंस ऑन द एग्रो केमिकल्स के ऊपर हम पूरी तरह डिपेंड होते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है, तो हमको उसको लिए थोड़ा धीरे धीरे डोजेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। सो इट इज डिपेंड होते जा रहे हैं। और फार्मर इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेल्थ चैलेंजेस। हेल्थ में क्या चैलेंजेस, केमिकल रेसिड्यूज इन द फूड। अब हेल्थ में जो चीजें हम अगर इसके लिए प्रोडक्टिबिलिटी बढ़ाने के लिए केमिकल्स यूज करेंगे, तो नो डाउट वो भी उसके साथ ही जाएगा, और जाने की वजह से हमारे फूड के अंदर उसके केमिकल्स रेसिड्यूज रहेंगे। एनवायरमेंट को टॉक्सिसिटी हम कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। एंड रिड्यूस सोशल माइक्रोबियल, जो माइक्रोबियल है उसको भी हम क्या धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, उसकी वजह से वो खत्म होता जा रहा है। Now, this is एक ब्यूटीफुल एक इमेजेस है फॉर द एग्रो होम्योपैथी। इसको देख के जो जेंटल वे ऑन द हेल्दी प्लांट्स, हेल्दी सोल एंड हेल्दी फ्यूचर, अगर हम इसको यूज करें और अच्छे से प्रॉपर रिसर्च हो, और हम धीरे धीरे अगर होम्योपैथी वाले सभी थोड़े थोड़े करके रिसर्च करना शुरू कर दें अपनी होम्योपैथी मेडिसिन पर, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, हम अपने इन्वायरमेंट को एक हेल्दी प्लांट्स देंगे, जिसकी वजह से हमारा फूड अच्छा होगा, हमारा उसकी वजह से हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, और हमारा इकोसिस्टम अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। सो नाउ जेंटल वे ऑफ द हेल्दी प्लांट्स, इट गिव्स द हेल्दी सोल एंड हेल्दी फ्यूचर। सो इट इज अ नेचुरल, सेफ एंड सस्टेनेबल। जो एग्रो होम्योपैथी है वो क्या है, एक तरह से नेचुरल है एंड सेफ है एंड सस्टेनेबल है, ठीक है। अब व्हाट इज द नीड फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, की नीड क्या है, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दैट कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी चाहिए हमें, एनवायरमेंट के लिए चाहिए, सोशल चाहिए एंड इकोनॉमिक चाहिए, तीनों चीजें इसके अंदर आते हैं। तो इसमें क्या होगा, रिड्यूस केमिकल डिपेंडेंसी, जिसकी वजह से केमिकल डिपेंडेंसी हमारी रिड्यूस होने वाली है। प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल जो रिसोर्सेज इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। लाइक अब मैं यहाँ पे एनिमल की बात भी करती हूँ, तो पहले के जमाने में लोग घरों पे गाय वो इस तरह से रखते थे, गोबर यूज करते थे। बट अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हम हाईली अर्बनाइज होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। तो ये इसकी वजह से जब हम ये यूज करेंगे, तो हमारा नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे अपने आप होगा, प्रोटेक्ट होता जाएगा। और इसकी वजह से इम्प्रूव सोयल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव धीरे धीरे होती रहेगी, जो हमने खराब कर रखा है अभी तक। इनहेंस क्रॉप प्रोडक्टिबिलिटी, और क्रॉप का भी प्रोडक्टिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। इंश्योर फूड सिक्योरिटी, अब हम सिक्योर हो जाएंगे, जो फूड ले रहे हैं वो हमारे लिए सिक्योर है, उसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है। सर बिकॉज नाउ डेज वी आर सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीजेज एंड दैट इज इनक्योरेबल, एंड ऑल्सो कह सकते हो कि इनक्योरेबल भी है, और एक तरह से अननोन लाइक फैक्टर भी हो रहा है, जो हमें पता नहीं चला, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें इस तरह से फूड से और इन सब चीजों से हमें इफेक्ट कर रहा है। सपोर्ट फार्मर वेलफेयर हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनका कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो ये हो गया, नीड है। व्हाट इज एग्रो होम्योपैथी, अब नेक्स्ट अगेन व्हाट इज क्या है एग्रो, एग्रो मीन्स क्या होता है कि एग्रीकल्चर है, होम्यो मीन्स क्या होता है, एड ऑफ द होम्योपैथी मेडिसिन, दैट इज नोन एज एग्रो होम्योपैथी। इट इज एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स एक हम अप्लाई कर रहे हैं होम्योपैथी प्रिंसिपल्स एंड पोटेंडाइज मेडिसिन का इन एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव प्लांट हेल्थ, एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसकी वजह से प्लांट का हेल्थ इंप्रूव हो सके, स्टिमुलेट ग्रोथ, उसका ग्रोथ बढ़ा सके, इनहेंस रेसिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट मैनेज कर सके वो खुद प्लांट अपने आप को, एंड प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग, और हम इसको प्रमोट करें, इससे सभी लोग इसको ले अपने और इसके थ्रू करना शुरू करें। अब इसमें एप्लीकेशंस में क्या आता है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्रोहोमोपैथी, सीड ट्रीटमेंट, सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोशन, प्लांट का ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। डिसीज मैनेजमेंट, जैसे बहुत सारी डिजीज है, फंगल्स है, बैक्टीरियल है, वायरल है, जिसमें हम यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हैं। पेट्स कंट्रोल कर सकते हैं। एंड स्ट्रेस टॉलरेंस विद द हेल्प ऑफ द, कैसे करेंगे स्ट्रेस टॉलरेंस, उसकी वाइटल इम्यूनिटी बढ़ा के कर सकते हैं। आप देखोगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर देखो जाएगा, तो होम्योपैथी एज भी नो सभी को पता है कि होम्योपैथी स्टेबलाइज्ड इन 1796 बाय द सैमुअल डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। और ये पहले सबसे पहले फोकस किया गया था ह्यूमन हेल्थ, एंड देन उसके बाद इसको वेटनरी मेडिसिन के रूप में भी हमने कुछ यूज किया, उसका बहुत अच्छा रोल है। अब नाउ वे एड इट एग्रीकल्चर एंड प्लांट साइंस। इसमें सबसे पहले आगे है, सबसे ज्यादा यूज करने वाला, और ब्राजील बिकम वन ऑफ द पायनियर ऑफ द एग्रो होम्योपैथी रिसर्च। ब्राजील बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जिसपे इसने एग्रो होम्योपैथी को बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत और उनका एग्रीकल्चर भी उस पे है, और आर्टिकल्स भी बहुत सारे हैं।
प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द होम्योपैथी, यहाँ पे थोड़ा हमें कंफ्यूजन है, क्योंकि इट इज अ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है दैट इज सिमिलर सिमिलबस कोडेंटल लाइक्स क्योर लाइक्स, और हैज मिनिमम डोज, उसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन आप यूज, अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन यूज करेंगे, यानी कि बहुत ही डोजेस बहुत मिनिमम होगा, और उसमें हम हाईली डाइल्यूट करके उस मेडिसिन को बनाना है। उसके बाद आता है इंडिविजुअलाइजेशन, स्पेसिफिक रेमेडीज निकालेंगे सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द प्लांट। और देखो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन से थोड़ा सा डिफरेंस है, ह्यूमन गिव द सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड अदर सिम्टम हमें उससे अदर लोगों से मिल जाते हैं, बट यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं मिला, तो ऑब्जेक्टिव में हम क्या कर सकते हैं कि प्लांट का कंडीशन, इन्वायरमेंट, उस समय इन्वायरमेंट की कंडीशन क्या है, प्लांट की कंडीशन क्या है, उसकी बेस पे हम डॉक्टोरल सिग्नेचर की बात करते हैं कि जो मेडिसिन के जो खुद के करेक्टर्स हैं, उस करेक्टर से थोड़ा मैच करके हम फिर मेडिसिन यहाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन की कंडीशन उसी से आएगी, उसमें हमें स्पेसिफिक रेमेडीज सेलेक्ट निकाल सकते हैं। और जो उसका वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स का मतलब उसका खुद का जो पावर है, वो इनहेंसिंग द नेचुरल वाइटलिटी ऑफ द प्लांट, तो खुद की नेचुरल जो वाइटलिटी है उसको इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। So that is homeopathy which add on add in homeopathy, को मैच करने की कोशिश किया गया उसके प्रिंसिपल से। अब व्हाट इज वाइटल फोर्स इन द प्लांट, प्लांट का वाइटल फोर्स क्या है, तो प्लांट का वाइटल फोर्स क्या है, प्लांट सेल्फ रेगुलेशन, प्लांट्स हमें पता है कि वो कुछ बोल नहीं सकता, बट वो अपना खुद का जो भी प्रॉब्लम होता है उसको खुद रेगुलेट कर लेता है, सेल्फ रेगुलेट तभी कर सकता है जब उसका वाइटल फोर्स बहुत स्ट्रांग हो, यानी कि उसके अंदर पावर स्ट्रांग हो। तो ये क्या है, वाइटल फोर्स क्या है, प्लांट सेल्फ रेगुलेशन, एडाप्टेशन एंड नेचुरल डिफेंसेस में खुद की इसके अंदर तीन कैपेबिलिटी होती है। सेल्फ रेगुलेशन, एडॉप्ट एडॉप्ट कर लेना, जैसे वेदर जो भी जो एनवायरमेंटल कंडीशन उसके अकॉर्डिंग एडॉप्ट कर लेना है, जो नेचुरल डिफेंसेस मैकेनिज्म अपने आप को डिफेंस तैयार कर लेना उससे फाइट करने का। लेकिन ये सारी हमारी जो है ये मैकेनिज्म कैसे हम ये मैकेनिज्म काम करती है, तो ये बोलते हैं इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। इसमें ग्रोथ का रेगुलेशन, स्ट्रेस एडाप्टेशन, डिजीज रेजिडेंस, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स वो करता है। प्लांट क्या करेगा, और ग्रोथ किस तरह से रेगुलेट करना है, स्ट्रेस को कैसे अडॉप्ट करना है, डिसीज से कैसे अपने आप को बचाना है, एंड एनवायरमेंट से रिस्पॉन्स कैसे करना है, इन सब चीजों को कराने के लिए हमारा क्या है, हमारा एम है स्टूमुलेट द नेचुरल डिफेंसेस, उसके जो नेचुरल डिफेंसेस सिस्टम है उसको हमें क्या करना है, स्टूमुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ये अगर देखा जाए तो हमें यूज मेडिसिन के बारे में देखोगे कि मेडिसिन यूज कैसे कर रहे हैं, और जो यहाँ पे जो चीजें यूज कर रहे थे जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, तो उसका उसका अल्टरनेटिव क्या है, तो जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है वहाँ पे कन्वेंशनल में, तो यहाँ पे अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड मेडिसिन यूज कर सकते करेंगे होम्योपैथी में। यहाँ पे पेस्टिसाइड पे डिपेंड है, तो यहाँ पे हम उसकी वाइटिलिटी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, पेस्टिसाइड को किल नहीं कर रहे हैं, बल्कि पेट्स को किल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी वाइटिलिटी को स्टिमुलेट करें। इन्वायरमेंटल बर्डन हो रहा है एक तरह से उसके ऊपर, लेकिन ये यहाँ से क्या हो रहा है, इको फ्रेंडली हो रहा है, हम इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली हो रहे हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हाई कॉस्ट है, कॉस्ट बहुत हाई जा रहा है, यहाँ पे हमारा कॉस्ट और पैसे से लो कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रपोज मैकेनिज्म है, और इन सब पे मैं बोल रही हूँ कि अभी भी सभी पे हमें रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि बिना एविडेंस बेस्ड हर चीज होता है, बिना एविडेंस के हम हमें पता है कर रहा है, बट हम अदर पार्टीज को या अदर लोगों को नहीं बता सकते। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे जो मैकेनिज्म हम समझ सकते हैं, जैसे हार्मेसिस, इसमें हार्मेसिस का मतलब हुआ वाइटलिटी, उसको लो डोज स्टिमुलेट करना, जैसे हम लोग मेडिसिन लेते हैं लो डोज में लेते हैं और अपनी वाइटलिटी वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करके ओवरकम कर डिजीज से, सेम थिंग है, या इस तरह से इसको समझ सकते हो। हार्मेसिस का मतलब ये समझ सकते हो कि जैसे कि जैसे वैक्सीनेशन की प्रोसेस होती है कि हम वैक्सीनेट कर लेते हैं तो इस डिजीज से हम उसको उससे वो हो जाते हैं ना, फाइट करने के लिए कैपेबल होता है, उसी तरह सेम ये एक तरह से वैक्सीनेशन की प्रोसेस समझ लो। फार्मेसिस का मतलब हुआ वैक्सीनेशन, अगर बिल्कुल लो डोज में हम मेडिसिन उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिफिक मेडिसिन उसको देंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर स्टिमुलेट होगा और बेनिफिशियल रिस्पॉन्स देगा। इसके बाद आता है स्ट्रेस एडोप्टेशन, ये है बूस्टिंग प्लांट, सेम थिंग स्ट्रेस, जिसकी वजह से स्ट्रेस एडोप्टेशन करेंगे, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके अगर जो हो रहा है वहाँ पे। और जीन रेगुलेशन का क्या है, जीन का एक उसके जीनेटिक लेवल पे है, वैसे भी हमारी मेडिसिन काम करती है, उसको मॉड्यूलेट करता है। और सिग्नल एम्पलीफाई का मतलब होता है कि एनर्जी सिग्नल्स, ये इन्वायरमेंट से वो अपनी एनर्जी को कैच करता रहता है, उसको बायफोटॉन्स बोल सकते हो, तो उसकी तरह से इसको वो इस तरह से यहाँ पे वो अपने आप को उस सिग्नल्स को लेके इस तरह से वो अपने आप को वो करेगी। दूसरा क्या है, और उससे निकलते भी रहते हैं, बायफोटॉन्स इमिशन होता रहता है हमेशा। ये बता सकते हो। नैनो पार्टिकल हाइपोथेसिस क्या है, कि नैनो पार्टिकल्स एज ए कैरियर ऑफ इफेक्ट्स, ये हमारी मेडिसिन हाईली डाइल्यूटेड है तो वो उसको एक तरह से नैनो पार्टिकल्स की तरह काम करती है, और
वो जाके जीन जेनेटिक लेवल पे उसको स्टिमुलेट करती है। ठीक है, सारे मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। रिसर्च इज ऑनगोइंग टू क्लैरिफाई दीज मैकेनिज्म। अब आते हैं नैनो साइंस एंड होम्योपैथी में। अगर समझो दोनों को तो क्या है, रिसेंट स्टडी स्टडी जो है वो सजेस्ट क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन हाई डाइल्यूशन। बताता है कि हमारा उसमें नैनो पार्टिकल्स है, हाईली डाइल्यूटेड जो भी होता है, जो मेडिसिन को हम हाईली डाइल्यूटेड कर देते हैं। पॉसिबल बायोलॉजिकल सिग्नलिंग इफेक्ट दिखा रहा है। पोटेंशियल इन्फ्लुएंस या सेलुलर कम्युनिकेशन, सेल से कम्युनिकेट किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है वो हमें यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। इमर्जिंग रिसर्च सजेस्ट नैनो पार्टिकल्स में प्ले ए रोल इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। अब लिटरेचर की बात करेंगे तो कुछ लिटरेचर वैसे बहुत सारे हैं, मैंने दो तीन यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ एविडेंस दिया हुआ है। द 76 स्टडी स्कोपिंग मैपिंग, अभी तक 76 स्टडी इस मैपिंग हुई है। इसमें क्या होगा कि एनालिसिस किया गया, पब्लिश इन द इंटरनेशनल जर्नल एंड हाई डायलूटेड रिसर्च इवेल्युएटेड 76 peer रिव्यू पेपर, ट्रैकिंग भी हुआ है। अल्ट्रा हाई डायलूटेड इंटरवेंशन ऑन द प्लांट्स, अल्ट्रा हाई डायल्यूशन, इस पे ध्यान देना है कि हमें बनाना कैसे मेडिसिन, तो दैट इज हाई हाई डायलूटेड मेडिसिन को हाईली डायलूटेड करना है। और ओवर उसमें 90% ऑफ दीज स्टडी रिपोर्टेड पॉजिटिवली एग्रीकल्चर का, इसमें से 90% जो है ना वो पॉजिटिव उन्होंने शो किया। और लो, इसमें विथ लो टू मीडियम पोटेंसी। अब इसमें पोटेंसीज की बात करते हैं कि हम कौन सी पोटेंसी यूज करने वाले हैं। तो इसमें है कि लो टू हाई, लो टू मीडियम, हमें कौन सा पोटेंसी यूज करना है, लो टू मीडियम, डेमोस्ट्रेटिंग द हाईएस्ट स्टैटिकल प्रोडक्टिविटी। एंड बायोकेमिकल चेंजेस में क्या मिलेगा, सिस्टमिक रिव्यू पब्लिश इन द IJARESF। इसमें कंफर्म है दैट अल्ट्रा हाईली डायलेटेड प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली अल्टर द कंसंट्रेशन ऑफ द टोटल प्रोटीन्स। अब ये भी एक रिसर्च है, इसमें इन्होंने देखा है कि टोटल प्रोटीन, सुगर्स, फंक्शनल एंजाइम्स एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स विथ प्लांट टिश्यू। प्लांट, मेन तो हमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स को भी कराना जरूरी है। और उसमें प्रोटीन, शुगर, इस सारी चीजों को क्या किया है, चेंजेस उसमें देखा गया है। मैथोलॉजी, अगर हम रिसर्च के लिए सोच रहे हैं तो व्हाट इज अ मैथोलॉजी फॉर द एग्रो होम्योपैथी, कुछ मैथोलॉजी मैंने लिखा है। फर्स्ट इज द लेबोरेटरी स्टडी, सेकेंड इज द रिसर्च अप्रोच। तो आप कैसे कर सकते हो, ग्रीन हाउस एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, फील्ड ट्रायल ले सकते हो, फील्ड में जाके मल्टी सेंट्रिक स्टडीज है। रिसर्च अप्रोच में क्या है, रैंडमाइज डिजाइन, अपने मन से रैंडमाइज कर सकते हो किसको किस ग्रुप में डालना है, कंट्रोल ग्रुप बना सकते हो, रेप्लिकेशन कर सकते हो, स्टैटिकल वैलिडेशन करना है। इसमें सबसे आता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में करेंगे हम रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन, ब्लॉक लाइक बना लेंगे। और वहां पे उस तरह से हम क्या करते हैं, उसको डिजाइन करके हम वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। इसमें पहले में कंट्रोल रख सकते हैं, एक में केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे में एग्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ग्रुप। इस तरह तीन, मोर देन थ्री है, और थ्री ग्रुप बना सकते हो। एक में कंट्रोल रख लो, ये केमिकल कंट्रोल कर देते हैं, यानी कि जो यूज हो रहा है कन्वेंशनल। और दूसरा जो है एग्रो होम्योपैथी, इसमें भी हम चाहे तो दो तीन मेडिसिन यूज करके एग्रो होम्योपैथी में, इसमें इस तरह से 5 ब्लॉक या 6 ब्लॉक या 3 ब्लॉक, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं ना। व्हाट इज स्टेटिकल एनालिसिस, कैसे करोगे, स्टेटिकल एनालिसिस के लिए एनोवा रिग्रेसिव एनालिसिस, पोस्ट हॉक टेस्ट एंड सिग्निफिकेंस लेवल p is 0.05, ये टेस्ट है जो इसको हमें लगाना है। एनोवा क्यों लगाना है कि मोर देन थ्री, एंड मोर देन थ्री अगर हम ग्रुप लेते हैं तो इसके लिए एनोवा जरूरी है। उसके बाद इसमें इज टू कंपेयर मीन वैल्यूज एमंग द मल्टीपल ट्रीटमेंट ग्रुप मोर देन थ्री, एनोवा डिटरमाइन वेदर ऑब्जर्व डिफरेंसेस एमंग ट्रीटमेंट ग्रुप आर स्टैटिकली सिग्निफिकेंट, कितना सिग्निफिकेंट है ये हम देख लेंगे। रिग्रेसिव एनालिसिस में क्या करोगे, इवोल्यूएट्स रिलेशंस बिटवीन द, अब जो हमने ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जो प्लांट का रिस्पॉन्स है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, उसके लिए हमें रिग्रेसिव एनालिसिस करना पड़ेगा। और इट आल्सो हेल्प इन द डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रीटमेंट एंड ग्रोथ। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, डोज रिस्पॉन्स पैटर्न, कितने डोज में कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, पैटर्न क्या है। इट हेल्प प्रेडिक्टिव आउटकम एंड आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स, तो हम इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो आउटकम है, और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफ टेस्ट, व्हाट इज मीन्स ऑफ पोस्ट ऑफ। तो आफ्टर द एनोवा सो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, एनोवा के बाद हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस जो मिल जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, पॉक आउट टेस्ट लगा के आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ग्रुप डिफर है। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, टर्की टेस्ट हो गया, बॉन्फेरोनिन, सिफ टेस्ट, ये तीन है जो तीनों को लगा सकते हैं।
इसके पैरामीटर से देख लो, किस पैरामीटर से हमें सीड का जर्मिनेशन जो हो रहा है, रिसर्च कर रहा है जिसके ऊपर सीड कैसे जर्मिनेट कर रहा है, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसपे मिले ना। तो एक होता है जर्मिनेशन परसेंटेज, रूट का लेंथ क्या है, शूट लेंथ, स्प्रेडिंग बिगर इंडेक्स एंड, और एक बायोपोटेंट इमिनेंस इसमें लगा सकते हैं। स्टडीज हैव रिपोर्टेड पॉजिटिवली इफेक्ट विद दिस। तो देखो इसमें जो सीड पे है वो ऐसा देखा गया है, बहुत सारे जो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर है उसमें देखा गया सिलिशिया एंड कैलकुलेट आपका बहुत अच्छा रोल है सीड के जर्मिनेशन में। नाउ इट इज ए टू मेडिसिन स्पेसिफिक एंड सिलेक्टेड मेडिसिन फॉर द सीड एडमिनिस्ट्रेशन, और भी हो सकता है बट अभी जो जितने लिटरेचर लिटरेचर रिव्यू किया है मैंने उसमें इन दोनों मेडिसिन का ज्यादा उसके अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ स्टडीज। अब प्लांट का ग्रोथ जो है वो उसके स्टडीज करोगे तो क्या होगा, उसमें आएगा आपका प्लांट्स की हाइट, हम देखेंगे पैरामीटर्स कौन कौन से जो इसको यूज करना है। उसमें प्लांट हाइट, लीफ एरिया, क्लोरोफिल कंटेंट, बायोमास प्रोडक्शन एंड बायोफोटॉन्स इमिशन। ये हमें किससे देखना है, ये पैरामीटर्स है जिसके थ्रू हम प्लांट के ग्रोथ को स्टडीज कर सकते हैं। सेवरल स्टडीज रिपोर्टेड इनहेंस ग्रोथ अंडर स्पेसिफिक नेटवर्क। नाउ डिसीज मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, डिसीज में कौन कौन से कॉमन, दैट इज ए कॉमन डिजीज फॉर द प्लांट्स, इट इज अ फंगल डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल स्ट्रेस। अब इन तीनों के लिए जो कॉमन रेमेडीज है फॉर द स्पेसिफिक, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अभी रिसर्च की जरूरत है, नीड है, तो ये बहुत सारी मेडिसिन में हमने तीन चार लिखा हुआ है। अभी रिसर्च जैसे जैसे होगा वैसे और भी मेडिसिन होंगी। नाउ दिस इज अ थूजा, आर्सेनिक एल्बम, सुपरमेटेलिनिकम, मेटेलिकम एंड सल्फर। अभी नेक्स्ट और देखते हैं स्लाइड में तो उसमें बताते हैं। अब आते हैं डिसीज मैनेजमेंट। ये देख लिया आपने कि फंगल डिजीज में क्या क्या करोगे, मोल्ड्स एंड मिल्ड्यूज, बैक्टीरियल में रिड्यूसिंग हार्मफुल बैक्टीरिया कम करोगे, वायरल स्ट्रेस में इनहेंसिंग, वायरस से रेजिस्टेंस करोगे, है ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा वायरस से तो अपने आप को ओवरकम करेगा, किल तो कर नहीं सकते हम, उससे हम क्या करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो इट इज अ नेचुरल रेमेडी फॉर द प्लांट प्रोडक्शन। नाउ पेट से मैनेजमेंट करना कैसे करना है, पोटेंशियल रोल इन द एफिड मैनेजमेंट, वाइट फ्लाई कंट्रोल है, कैटरपिलर इन्फेस्टेशन एंड रिसर्च। इसके अलावा और भी रिसर्च इसके अंदर ऑन गोइंग है। पोटेंशियल इको फ्रेंडली कम्प्लीमेंट्री पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस। एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर देखोगे तो एबायोटिक में क्या आएगा, जैसे ड्राफ्ट हो गया, है ना, कहीं सूखा पड़ गया, लाइक सैलिनिटी हो गया, हीट स्ट्रेस, बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी, इसके लिए जो कॉमन मेडिसिन है फॉर द ओवरकम द स्ट्रेस कंडीशन, दैट इज आर्सेनिक, कम एल्बम, डेटम यूरेटिका एंड नक्स vomitum. देर इज ए कॉमन एंड स्पेसिफिक मेडिसिन। सोयल हेल्थ में देखोगे तो उसके हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटीज, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड फर्टिलिटी इनहेंसमेंट करना है। उसके लिए उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इंप्रूव माइक्रोबियल, इसको करने से हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, उसका नरिशमेंट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बेटर कर सकते हैं, एनहेंस उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसमें कॉमन रेमेडीज है, दैट इज सल्फर एंड कार्बो वेजिटेबल्स। आप रिसर्च देखेंगे कि ऑल मतलब ग्लोबली रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च इन एग्रो होम्योपैथी, तो अगर ब्राजील की बात करो, बिकॉज द वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन एग्रो होम्योपैथी रिसर्च, तो वो रिसर्च किसके ऊपर फोकस कर रहा है, मतलब ये जो रिसर्च कर रहा है उसका मेन फोकस है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले तो जो फार्मिंग हो ऑर्गेनिक है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप की वो उसके ऊपर, प्लांट रेजिस्टेंस, वो प्लांट को रेजिस्ट कर रहा है ताकि वो खुद ही फाइट कर सके, स्ट्रेस टॉलरेंस कर सके, एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये कंटिन्यू चलता रहा प्रोसेस। तो दैट इज अ रिसर्च फोकस ऑन द इन एग्रीकल्चर, ठीक है, दैट इज अ पॉइंट। अब रिसर्च इन यूरोप, जर्मनी और इटली, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली ऑन फोकस ऑन, ये सब क्या कर रहे हैं, प्लांट बायो से देख ले, उसका हाई डाइल्यूशन में स्टडीज कर रहे हैं कि हाई डाइल्यूटेड मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं कि कितना क्या इफेक्ट है, स्ट्रेस की फिजियोलॉजी देख रहे हैं कि स्ट्रेस हो रहा है तो उसकी उसके ऊपर क्या फिजियोलॉजी चेंजेस उसके अंदर जो हो रहा है फिजियोलॉजिकल लेवल पे, सेल के अंदर क्या चेंजेस हो रहा है, वो उसका उसमें वो रिसर्च कर रहा है। अब आते हैं इंडिया में, इंडिया में क्या रिसर्च चल रहा है, तो करंट स्टेटस देखोगे तो ये दैट इज इमर्जिंग फील्ड, अभी जस्ट नया ये अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, लिमिटेड बट ग्रोइंग स्टडी, लिमिटेड है बट स्टडीज ग्रोइंग में चला, ग्रो अप है। स्कोप फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन द आयुष एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारा आयुष इसमें बहुत सारा कोलैबोरेट कर रहा है, वो जितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनसे जाके
एंड इस तरह से वो इंडिया भी कैन बिकम ए ग्लोबल लीडर इन द होम्योपैथी रिसर्च थ्रू द कोलैबोरेशन अमंग द किसी के थ्रू CCRH, NCH, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ICAR एंड आयुष इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसके पॉजिटिव रिपोर्ट और जर्मिनेशन ग्रोथ, तो तीन चीजों पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जर्मिनेशन हमारा होना चाहिए, ढंग से ग्रोथ होना चाहिए, एंड स्ट्रेस से कैसे टॉलरेट कर रहा है हमारा प्लांट। तो ये तीन चीजों पे जो रिसर्च हुआ है वो है, ये सारे रिपोर्ट दिए हैं, रेफरेंसेस हैं यहाँ पे। सेलेशिया और द स्ट्रॉन्ग टिश्यू, टिश्यू को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इम्प्रूव ग्रोथ। इसमें 2000 में पीजीआई है, इसमें इटेल में ये रेफरेंसेस है। कैलकेरिया कार्बोनिकम इनहेंस बायोमास, क्लोरोफिल, नेट पे ह्यूमिडिटी कम, बेटर ड्राफ्ट टॉलरेंस। जो ड्राफ्ट की कंडीशन आ रहा है, सूखा पानी की प्रॉब्लम है, पानी सही से उसके अंदर नहीं हो पा रहा है या नहीं टेकअप कर रहा, तो यहाँ पे नेट ह्यूमिडिटी कम है। आर्सेनिकम एल्बम इम्प्रूव जर्मिनेशन अंडर स्ट्रेस, सल्फर फॉर द फंगल इन्फेक्शन। ये दैट इज ए रिपोर्ट और पॉजिटिव रिपोर्ट और जर्मिनेशन, ये दिया हुआ रेफरेंसेस, ये इन्होंने इस पे पब्लिश किया हुआ है। दैट इज ए पब्लिक पब्लिकेशन बोल सकते हो, एविडेंस है ये हमारा। अब आप चलते हैं, बहुत सारे मैंने मेडिसिन निकाली है विच इज कॉमन फॉर एग्रीकल्चर एप्लीकेशन के लिए है वो। तो उसमें से कुछ कॉमन मेडिसिन है, जैसे अभी आगे अभी हम लोग देख चुके हैं। जैसे हो गया सिलिशिया फॉर द रूट डेवलपमेंट, सीड जर्मिनेशन, स्ट्रेटिंग प्लांट स्ट्रक्चर, डिजीज रेजिस्टेंस। नेटम यूटिकम फॉर द salinity stress management and water regulation proper. Nux vomica for the recovery from the chemical toxicity and environmental stress. Vegetabilis for the improvement of the soil microbial activity and plant vigor. Phosphorus root and root development, flowering and fruiting enhancement कराता है. Calcaria, Kali phosphoricum for the stress resistance and overall plant vitality. Verum phosphoricum, early disease resistance and plant strengthening. Thuja occidentalis for the disease management, particularly fungal and viral infection. Belladonna, acute plant stress and sudden disease condition. Cuprum metallicum, protect against the fungal disease and stress condition. Calendula officinalis, healing of the plant injuries and tissue recovery. इससे ये देखो, इसको ये जो इसके ये दिख रहा है, ये ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी मेडिसिन में ये आपको सिम्टम्स ही मिल जाते हैं। या उसके अगर हम देखें, उसका डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर देखें उसकी, तो हमारा इसमें मैच करता है। जैसे आपका आ गया स्टेफिस सीड ट्रीटमेंट एंड एनहेंसमेंट ऑफ जर्मिनेशन पोटेंशियल। पल्सिटिला है फ्लोरिंग एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टडीज। लाइकोपोडियम क्लेविटम रूट डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिएंट assimilation. China officinalis recovery from the nutrient depletion and environmental stress. Bryannia alba for the drought related stress studies. मेडिसिन यूज इन एग्रो होम्योपैथी, सिलिसा सल्फासेनिकलिबम क्लिकेगार फॉस्फोरस एंडाटोमिस्ट, ये रेमेडीज है अगेन। और एक क्रॉप एग्जांपल्स में इसमें ये भी दैट इज आल्सो इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट आर्टिकल्स, है ना, लिटरेचर्स। तो ये है जैसे कि सिलिसा का यूज बताया है मैंने, कि उन्होंने बताया है, जिसको मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया, राइस एंड बीन्स एंड टोमेटो पीस का अच्छा यूज होता है फॉर द टिश्यू स्ट्रेन, चेस्ट टॉलरेंस एंड सीड इम्यूनिज्म। कैलकेरिया कार्बोनेट का जो है फॉर द मिलेट, राइस एंड वेजिटेबल्स। इसमें क्या रोल करेगा ये, जर्मिनेशन, प्लांट स्टेबिलिटी, रूट ग्रोथ एंड यूटिलाइजेशन करेगा। नेटोमेटिकम देखोगे तो ये बीन्स पे, राइस पे काम करता है फॉर द ड्राफ्ट रेजिस्टेंस, वाटर स्ट्रेस मैनेजमेंट। सल्फर टोमेटो एंड सीरियल्स क्या है, पेस्ट एंड फंगल रेजिस्टेंस करेगा, प्लांट मेटाबॉलिज्म, soil vitality and growth promotion. Arsenicum album for the wheat and rice, इसमें क्या कर रहा है, जर्मिनेशन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड डिजीज रेजिस्टेंस। फॉस्फोरस बीन्स एंड राइस विच इज इफेक्ट ऑन ग्रोथ स्टिमुलेशन एंड ओवरऑल ग्रोथ। कार्बो वेजिटेबल्स ये जनरल क्रॉप है, ये सोयल फर्टिलिटी एंड कैमोमिला फॉर द पेट्स कंट्रोल। ठीक है, ये सारे वेजिटेबल्स पे आप हम यूज कर सकते हैं कैमोमिला को। नाउ व्हाट इज अ पैरामीटर ऑफ मेजर, सबका पैरामीटर्स मेजरमेंट करने का यही है क्या, क्या पैरामीटर्स है, दैट इज एक तो जर्मिनेशन देखना है कैसा हो रहा है, उसकी हाइट कैसी है, बायोमास एंड बायोफोटन इमिशन क्या है, डिजीज इंसिडेंस एंड इल्ड। ये कुछ पैरामीटर्स है जिसपे हम आ, आ, उसको कर सकते हैं,
पैरामीटर्स पे हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ बेनिफिट? तो बेनिफिट एज वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट कि इट इज इको फ्रेंडली होगा, इकोनॉमिकल हमारे लिए अच्छा रहेगा, सस्टेनेबल है, रिड्यूस केमिकल लोड कम होता जाएगा ओवरऑल हमारे इन्वायरमेंट को, और फ्यूचर हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। ना अब चैलेंजेस एंड फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन, अब कुछ चैलेंजेस है जो फ्यूचर में रिसर्च हम करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे पहला आता है नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। रिपोर्ट जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसके लिए इसकी नीड है हमें। नेक्स्ट इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड लार्ज स्केल ट्रायल्स, बहुत सारा हमें ट्रायल्स की लार्ज स्केल पर ट्रायल करने की जरूरत है। और उसकी वजह से उसमें और किस चीज के ऊपर काम करेंगे हम? एक तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके ऊपर हमें देखना है जीनोमिक्स एंड ट्रांसक्रिप्शनोमिक्स। नेक्स्ट इज नैनो टेक्नोलॉजी, और एआई असिस्टेंट एग्रीकल्चर लाना होगा। ठीक है, क्लाइमेट्रिक रिसिलियंट क्रॉप रिसर्च, इसके ऊपर भी ये सारे चीजें हैं जिसपे हमें नीड है, जिसपे काम करने के लिए, दैट इज एरिया वेयर वी कैन कंडक्ट द रिसर्च फॉर द फ्यूचर। नाउ सो ये दैट इज ये है अनवेलिंग हाउ द अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन वर्क, किस तरह से जो अल्ट्रा डाइल्यूटेड डाइल्यूशन है कैसे काम करेगा, तो उसको हम नैनो पार्टिकल्स को हम यहाँ पे होम्योपैथी से बता सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं किस तरह हमारे काम करे। फील्ड ट्रायल्स एंड रेप्लिकेशन क्या है? इस तरह से हमें फील्ड पे फील्ड बनाना है, ब्लॉक बनाना है एंड ट्रायल करना है। उसके बाद वैलिडेटिंग इफेक्ट, यानी कि हमें स्टैटिक लगाना है वहाँ पे, स्टैटिकल टूल्स यूज करना है ना। डोजेज एंड पोटेंसी, डिटरमाइन द ऑप्टिमल डाइल्यूशन, कितना किस तरह का डाइल्यूशन हमें तैयार करना है, जैसे कौन सी पोटेंसी यूज करना है इसमें दिया है, दैट इज 6C, 30C, 200C, इवन इससे कम भी जा सकते हो, है ना। लॉन्ग टर्म, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, तो वो हमें देखना है कि सोइल हेल्थ पे और ओवर टाइम इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी हमें रिसर्च के थ्रू बताना है। इंटरडिसिप्लिनरी कोलोब्रेशन कैसे करेंगे, ब्रिजिंग साइंस एंड ट्रेडिशन, ट्रेडिशन और साइंस हमको ब्रिजिंग कैसे करना है, तो दैट इज अ पॉइंट फॉर द फ्यूचर रिसर्च। ओके, नाउ माय लास्ट स्लाइड, दैट इज कंक्लूजन। तो कंक्लूज में क्या करेंगे? प्रॉमिसिंग कम्प्लीमेंट्री अप्रोच रिक्वायरिंग रिवर्स साइंटिफिक एविडेंस, हर चीज के लिए साइंटिफिक वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हमें रिसर्च करना ही पड़ेगा और ये हमें बताना पड़ेगा। सो अभी जो नीड है, दैट इज अ research in agrohomeopathy with the valid evidence. So that is the references. Now we have collect from the literature reviews. ये हो गए, इतने सारे रेफरेंसेस हैं। अब आते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर क्या है आज का? जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज एग्रो होम्योपैथी, दिमाग में आता है हमें कि व्हाई इज एग्रो होम्योपैथी गेनिंग इम्पोर्टेंस टुडे। तो अभी देखो, इतना स्लाइड देखने के बाद तो पता चल गया है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ द एग्रो होम्योपैथी। तो ये दिया है कि किसकी वजह से हमें ये सारी चीजें जिस अभी हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत कंसर्निंग सब्जेक्ट बन गया, इसकी वजह से एग्रो होम्योपैथी का ऐड करना बहुत जरूरी है। एग्रो होम्योपैथी नहीं, इवन इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की बात भी कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि अगेन एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, सोयल डिग्रेडेशन कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कर दिया हमने, फूड सेफ्टी इशूज आ रहे हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सा क्या खाएं, कौन सा सेफ है, कौन सा अनसेफ है। इट ऑफर से पोटेंशियली इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव की हमें अब जरूरत ही है, नीड हो गई है, तो हमें इसकी वजह से एग्रो होम्योपैथी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है, जिसको हमें ऐड करना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, एक और आता है, हाउ डज एग्रो होम्योपैथी डिफर फ्रॉम द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, उससे डिफर कैसे है? तो डिफर ये है, जो अभी ऊपर देख चुके स्लाइड में, कि इसमें हम होम्योपैथी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रोटेंडाइज कर रहे हैं, मतलब हाईली डाइल्यूट प्रोटेंडाइज करके उसको हाईली डाइल्यूट कर रहे हैं, वो दैट इज अ प्रोटेंडाइज। इसमें स्टिमुलेट ऑफ द, हम यहाँ पे वो केमिकल का एक्शन करा रहे हैं, वो केमिकल एक्शन के थ्रू प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहे हैं किसके? प्लांट की वाइटलिटी। यहाँ पे देखोगे कि इसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, तो इसमें से इन्वायरमेंट हमारा फ्रेंडली बन रहा है, इसमें कॉस्ट हाईली है, यहाँ पे लो, रिलेटिव से लो कॉस्ट है। तो दैट इज अ रीजन। थर्ड क्वेश्चन इज द, व्हाट इज द रोल ऑफ द वाइटल फोर्स इन द एग्रो होम्योपैथी, वाइटल फोर्स का क्या रोल है? हम वाइटल फोर्स की बार बार बात कर रहे हैं, तो यहाँ उसका क्या रोल है? तो ये वाइटल फोर्स का है कि जस्ट एज ए होम्योपैथी कंसिडर्ड अ वाइटल फोर्स, क्योंकि हम होम्योपैथ वाले हैं, वी आर कंसिडर्ड द वाइटल फोर्स इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन हेल्थ। सो एग्रो होम्योपैथी प्रपोज दैट प्लांट्स पॉसेस इंटरेस्टिंग सेल्फ रेगुलेशन, उसके खुद के सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, दैट इज अ मेन मेंटेन ग्रोथ, एडॉप्टेशन एंड डिसीज रेजिस्टेंस। इसको हमें क्या करना है? उसको हमें उसको क्या करना है? उसको इंक्रीज करना है।
तो डेट इज अ वाइटल पॉइंट बोल सकते हैं। होम्योपैथी रेमेडीज यार यहाँ लिखा है बिलीव टू बी स्टिमुलेट दीज नेचुरल, उसके खुद का जो नेचुरल डिफेंसेस मैकेनिज्म है उसको क्या करेंगे हम स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये बिलीव्ड, इस पे हम बिलीव करते हैं कि ऐसा होता है, इवन काम करता है और हमारी होम्योपैथी ऐसे ही काम करती है। तो जैसे ह्यूमन पे काम कर रही है, एनिमल पे काम कर रही है, वैसे इस तरह से हम प्लांट के नेचुरल डिफेंसेस मैकेनिज्म को बढ़ा के कि जो जितने सारे फैक्टर्स ऊपर दिए हैं, अडेप्टेशन, डिजीज रेजिस्टेंस, मेंटेन ग्रोथ, ये सारा उसे रेगुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क इन द प्लांट्स, किस तरह से काम करती है। ये भी हमारे माइंड में आता है कि अरे होम्योपैथी तो हमारे ऊपर काम करती है, इट इज अ सिमिलर सिमिलर स्टूडेंट, तो जैसा दिख रहा है वैसा उसके हिसाब से मेडिसिन हमने चूज किया है, उसको दिया है। लेकिन यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ के लिए क्या है, यहाँ पे हमें सेवरल हाइपोथेसिस हमने कुछ बनाए हुए हैं, बीन प्रपोज, दैट इज हार्मेसिस। इसमें हार्मेसिस में क्या होता है, लो डोज स्टिमुलेट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, लाइक मैंने अभी बताया था पहले भी कि जैसे हम वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है, एक सिंगल डोज दे के, या जो भी जो डोज होते हैं 1 2 3 जो हमने पहले से प्लान किए हैं उसको दे के हम वैक्सीनेशन कर लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेम लाइक दैट यहाँ पे लो डोज दे के स्टिमुलेट करेंगे बायोलॉजिकल, जिसकी वजह से वो बायोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज है वो कर सके, अपने आप को मेंटेन कर सके, नेचुरल उसकी जो नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। दूसरा क्या था, स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉड्यूलेशन, इनहेंसिंग ऑफ द प्लांट एडाप्टेशन ऑफ टू द स्ट्रेस, सेम थिंग। जब ये होगा तो अपने आप को अडॉप्ट कर पाएगा स्ट्रेस से, है ना? दूसरा तीसरा नेक्स्ट होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन, इसमें ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर, अब सेलुलर जो कम्युनिकेशन है, वो जो पाथवे जो रास्ता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद आता है नैनो पार्टिकल्स हाइपोथेसिस, इसमें प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव नैनो पार्टिकल्स इन हाई डाइल्यूशन, जितना डाइल्यूशन देखो, हमारा हमारा बीइंग होम्योपैथ, हमारा जो डोजेस होता है वो हम बिलीव करते हैं कि जितना हाईली डाइल्यूट करते हैं उसके उसके नैनो पार्टिकल्स के थ्रू में उस तरह अच्छे से काम करता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि नैनो पार्टिकल हाइपोथेसिस यूज करना है हमें और हाईली डाइल्यूट करना है, इस तरह से मेडिसिन हमें उसमें अप्लाई करना है। तो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म रिमेन, ठीक है। और ये सबको प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिसर्च चाहिए, जिसमें हम करके वैलिड कर सकते हैं। नाउ अब आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमनली यूज होम्योपैथिक मेडिसिन इन एग्री होम्योपैथी। तो अभी पहले भी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट कि सिलिशिया सल्फा आर्सेनिक में ये कॉमन मेडिसिन। अब इसमें दिया है कि अगर आपको थोड़ा सा इसमें लेना है तो पर्टिकुलरली जाओगे तो सिलिशिया फॉर द रूट डेवलपमेंट में जर्मिनेशन के लिए यूज कर सकते हो, सल्फर ग्रोथ प्रमोशन सॉइल फर्टिलिटी एंड ऑल्सो फंगल डिजीज, आर्सेनिकम एल्बम स्ट्रेस को मैनेजमेंट करता है, स्ट्रेस की वजह से अगर उसमें उसके ग्रोइंग में, जर्मिनेशन में, प्लांट का ग्रोथ में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कर सकते हैं, आर्सेनिकम एल्बम को यूज कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेटम, दैट इज रूट ग्रोथ, फॉस्फोरस फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए यूज कर सकते हो, नेटका न्यूट्रिगम सेलेनिटी स्ट्रेस वो बताया था मैंने, ड्राफ्ट कंडीशन, कार्बोबेजिलिस ऑल्सो सोयल हेल्थ, पूजा डिसीज मैनेजमेंट एंड नक्स वोमिटा फॉर द केमिकल स्ट्रेस रिकवरी। इस तरह से आप एप्लीकेशन कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की एप्लीकेशन करके कर सकते हैं। अब ये आता है व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च हैव बीन कंडक्टेड, किस टाइप ऑफ रिसर्च को हमें कंडक्ट करना चाहिए। तो रिसर्च इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें हैं जिसको जिसको करना जरूरी है। तो एक तो अगेन सीड जर्मिनेशन स्टडीज करें हम, प्लांट का ग्रोथ का स्टडी करना जरूरी है, डिसीज कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं मेडिसिन के थ्रू, पेस्ट कंट्रोल कैसे हो रहे हैं, बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोयल हेल्थ असेसमेंट, प्लांट बायोस एंड हाई डाइल्यूशन स्टडी। इतने सारे क्राइटेरिया है जिसपे हमें रिसर्च को इंक्लूड करना है और उस पर काम करना है, ठीक है। व्हाट इज एविडेंस सपोर्ट एग्रोहोपैथी, कौन से एविडेंस सपोर्ट करने वाले हैं। तो जैसे रिसर्चर्स सच एज बेटी बोनाइटो, रोसाई, बेलेटाई, जैगर एंड खुदा बख्श है पूरे पॉजिटिव इफेक्ट, उन्होंने ऐसे किया और इसके इफेक्ट को उन्होंने पब्लिश किया है। तो इसमें हम वहाँ जाके जर्मिनेशन परसेंटेज निकाल के बताया उन्होंने, रूट डेवलपमेंट दिखाया है, प्लांट विगर दिखाया है, स्ट्रेस टॉलरेंस कितना हो पा रहा, डिसीज से कितना रेजिस्टेंस कर पा रहा। हाउ पर मोर मल्टी सेंट्रिक एंड लार्ज स्केल स्टडीज आर अभी भी रिक्वायर्ड है ना, तो ये कुछ लोगों ने किया और हमें करना जरूरी है, तीन ऊपर, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट की बेनिफिट, अगेन वी नो अबाउट दैट कि व्हाट इज ए बेनिफिट। तो हमारा अभी बताया हमने, इम्प्रूव जर्मिनेशन, जर्मिनेट इम्प्रूव होने वाला, हाईली सीड जर्मिनेशन रेट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, बायोमास एनिल होगा, स्ट्रेंथ से टॉलरेंस कर पाएगा, बेटर क्रॉप एंड सेल सॉल्ट रेजिस्टेंस कर पाएगा, पेट्स एंड डिजीज रेजिस्टेंस, रिड्यूस पेस्ट इन्फेक्शन, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल है, और ये इनपुट कॉस्ट को भी हमारा रिड्यूस करता है। तो दैट इज अल्टीमेटली बेनिफिट ऑफ द एग्री होम्योपैथी।
तो अब आते हैं लिमिटेशन। हर चीज का लिमिटेशन होता है, हमारे लिमिटेशन के बियॉन्ड तो नहीं जा सकते हैं, तो बहुत सारी चीजों का हमारे पास भी लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन कहाँ कहाँ देखना है हमें। एक तो हमारे स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है यहाँ पे। लिमिटेड फील्ड स्टडीज, बहुत सारी लिमिट में है हमारी स्टडी फील्ड में अभी भी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी कौन कंसर्न है। नीड फॉर मॉलिक्यूलर एविडेंस की हमें नीड है। और अवेयरनेस की कमी है, तो लिमिटेड अवेयरनेस, तो ये वाला भी हमें, नीचे वाला भी ध्यान देना पड़ेगा। लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा कुछ डिफरेंट कैंप कैंप के थ्रू, या फिर माउथ पब्लिसिटी, इस तरह से करके हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द कैन एग्रो होम्योपैथी बिकम ए साइंटिफिकली वैलिडेशन एंड ग्लोबल एक्सेप्टेड टूल फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऐसा कुछ है क्या, कर सकते हैं क्या। तो बताया गया एग्रो होम्योपैथी सोच प्रोमिसिंग रिजल्ट इन द सीड जर्मिनेशन, प्लांट ग्रोथ, डिसीज मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। ठीक है, इसमें दिखे रिजल्ट है। वाइल करंट एविडेंस दिखाया गया इंकरेजिंग रिगार्ड्स साइंटिफिक रिसर्च, मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स, स्टैंडर्डाइजेशन एंड interdisciplinary collaboration are essential before widespread acceptance can be achieved। ठीक है, ये हुआ। सो नाउ अभी हमें क्या करना है, अभी आज से ही हम ये कोशिश करें कि दैट इज अ केमिकल फ्री वेजिटेबल्स इन इंडिया, हाउ भारत फ्रॉम द कनेक्ट इंश्योर योर वेजिटेबल्स आर 100% टॉक्सिन। So that is a need for the homeopath, being a homeopath. We have applied the agro-homeopathy for the ecosystem and also for the environment and for the future concern. So thank you everybody. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छे ढंग से आपने बिल्कुल होम्योपैथी के एक नए फील्ड को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है। एनिमल्स में होम्योपैथी के यूज को तो हम लोग पहले से जानते हुए आ रहे हैं, पहले से इसके इफेक्ट्स को देखते हुए आ रहे हैं, पर प्लांट्स में कैसे होम्योपैथी को यूज कर सकते हैं, उससे क्या इफेक्ट्स हैं, और अभी जो डिमांड है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसमें इसमें इसको होम्योपैथी को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। इसमें रिसर्च की सही में आवश्यकता है। सो एक क्वेश्चन है, अगर आप जल्दी से इसका जवाब दे सके चैट बॉक्स में। Is it necessary to conduct a drug proving in plant to know the pathogenetic power of medicine? If yes, what whether it has been started or not? हमारे पास समय नहीं है, आप जल्दी से अगर कुछ बोल सके। And drug prevention, sir, it is very necessary for in agro-homeopathy drug prevention. But how we can collect the symptoms? We can only collect the objective system. Objective Yes, symptoms. yes, objective. Yes. So that is an important concern about that ki, how to collect the subjective, because we believe the homeopathy is depend on the mental and physical symptoms. जी, Important, the Thank you. mental symptom is a very important thing. यस यस थैंक यू मैम। सो पिंकी, पिंकू श्रीवास्तव। हाँ हाँ, एक हाँ बात बोले आप कि ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव सिम्टम, नॉट सब्जेक्टिव यस सर, सिम्टम। यस सर, हालांकि यस सर, ड्रग प्रूविंग हमारे सर जो हमारा है समय हिंदी समाप्त हो गया है हिंदी सेशन का ह्यूमन सर। पर प्रूविंग किया गया है ड्रग, लेकिन प्लांट पर यस तो सर। प्रूविंग नहीं अब है। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है इसीलिए सर, चलिए, वेरी इसीलिए वेरी मैं थैंक बार बार यू। बोल रही थी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, यस थैंक यू सर, सो यस मच। सर, थैंक यू इसी सो के मच। साथ थैंक यू हमारा सर। हिंदी सेशन का समय समाप्त हो रहा है। मैं पूरे आईएफपीएच की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छे टॉपिक पे अपना समय निकाला और हमें हमें इससे परिचित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं हिंदी सेशन को समाप्त करती हूँ और ये सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। ओके थैंक यू मैम, थैंक एवरीवन। यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Pinky Srivastava and Shruti Saria and those who attend the Hindi session. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Good evening.